नमस्कार। शाम के ठीक 5 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं आपका प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। 2 दिनों के मैराथन इंडिया अलायंस की बैठक मुंबई में हुई कल और आज, और इंडिया अलायंस के तमाम बड़े दिग्गज आपको मुंबई में नजर आए होंगे। अब ऐसे में वहां से एक संदेश दिया जा रहा था 2024 के लिए। तमाम जो इंडिया अलायंस के गठबंधन में तमाम जो पार्टियां हैं वो एक साथ एकजुट होकर 2024 के लिए दम भरेंगी। अब ऐसे में तकरीबन शाम 4, साढ़े 4, 5 बजे के आसपास एक बड़ी खबर आती है और उसमें ये कहा जाता है कि जो संसद के कार्यकारी मंत्री है प्रहलाद जोशी, उन्होंने ट्वीट करके वो बताते हैं कि आने वाले समय में यानी कि सितंबर 18 से 22 तारीख तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। अब उसके बाद अफरा तफरी चारों तरफ, तमाम राजनीतिक बातें एक दूसरे के ऊपर सुनाई देने लग जाती हैं और ऐसे में कयासों का जो दौर है वो काफी जोर पकड़ लेता है। लेकिन खबर यहाँ ये है कि शायद ये जो विशेष सत्र है 18 से लेकर 22 तारीख तक, इसमें एक देश एक चुनाव की बात शायद की जाएगी और शायद इस पर मुहर भी लग सकता है। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन जब इस पर पत्रकारों ने प्रहलाद जोशी से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा था अभी घबराने की जरूरत नहीं है, कमेटी बनी है, वो अभी चर्चा करेगी, उस पर मशवरा होगा और उसके बाद जाकर के इस पर अहम फैसला लिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ मुंबई में जो इंडिया अलायंस की बैठक चल रही थी, जैसे ही यह खबर वहां तक पहुंची उसके बाद वहां से जो प्रतिक्रियाएं हैं वो निकल कर आने लग गई। अब ऐसे में कहा यह जा रहा है कि मीटिंग तो मुंबई में हो रही थी, लेकिन जो सुर्खियां हैं, जो हेडलाइंस हैं, वो दिल्ली से बनाई जा रही थी। अब दिल्ली से इतनी बड़ी खबर आई कि एक देश एक चुनाव कराए जा सकते हैं, लेकिन ऐसे में अब 2 तरह के कयास हैं कि क्या इलेक्शन के बारे में 18 से 22 तारीख के जो विशेष सत्र है उस पर बातचीत होगी, या फिर पुराने संसद को नए संसद में जो पूरा का पूरा जो पूरी चीज़ें हैं उसे शिफ्ट किया जाएगा, या फिर कोई बड़ी ऐसी चीज़ है, कोई रिफॉर्म है वो किया जाएगा। इस पर कयास है, हालांकि अभी क्लियर नहीं है। लेकिन ऐसे में अब आपको बता दें, एक देश एक चुनाव 2024 का क्या थीम होगा, क्या सितंबर 18 से लेकर 22 तारीख तक एक एजेंडा सेट किया जाएगा, या फिर एक नया नैरेटिव दिया जाएगा, नया स्लोगन दिया जाएगा, नए देश, नया भारत और नई पहचान और तमाम नई चीजें। और ऐसे में हम आपको बता दें कि जो एक इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन, ये जो पूरा का पूरा ये जो थीम है, ये जो इतना बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर के कई बार ये जो डिमांड है सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार इसको लेकर के कहा है कि इस पर पैसे ज़ाया होते हैं, वक्त ज़ाया होता है, चुनाव आयोग का पूरा समय लगाती है। ऐसे में अगर हम ये करें तो ये बहुत फायदेमंद होगा। हालांकि हम आपको अगर इसके इतिहास पर आपको लेकर जाएं तो इतिहास में 1967 तक विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराए जाते थे। उसके बाद से दोनों ही चुनाव को अलग अलग किया गया। हालांकि अब 4 राज्यों में आने वाले 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, अगले साल लोकसभा चुनाव है। तो अगर ऐसा किया जाता है तो क्या इन 4 राज्यों के जो चुनाव है एक साथ करा लिए जाएंगे, लेकिन बाकी के जो राज्य हैं फिर उनका क्या होगा, कैसे ये चीजें अलाइन होंगी, स्ट्रीमलाइन होंगी, इस पर तमाम तरीके के सवाल हैं। और ये जो एक देश एक चुनाव का जो दांव है, क्या 2024 से पहले ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, या फिर जैसा कि राहुल गांधी ने आज बयान दिया कि ये मुंबई में जो चल रही बैठक है उससे ध्यान हटाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बयान दिया है। शायद इस पर भी फोकस हो सकता है। इस पर हम बातचीत करेंगे, तमाम मेहमानों को आपसे हम मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हमारे पास आई हैं वो एक बार सुन लीजिएगा। बाइट लगी हुई है। वो दोनों ही तरफ से आई हैं। योगी आदित्यनाथ ने समर्थन किया है तो वहीं
जो विपक्षी इंडिया अलायंस है उनके तमाम बड़े दिग्गजों ने खुलकर कहा है कि ये ऐसे सरकार नहीं कर सकती, ये तानाशाह है। चाहे वो प्रियंका चतुर्वेदी हो, उन्होंने कहा है, या फिर तमाम बड़े जो नेता उन्होंने कहा है। राहुल गांधी खुद ने कहा है कि ये भटकाने की कोशिश है, हालांकि ऐसा कुछ लगता नहीं है कि होगा। वापस चलेंगे, अपने तमाम मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं, डिबेट में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले स्वागत कीजिएगा सुदेश वर्मा, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ इस डिबेट में। एक बार जल्दी से तमाम मेहमानों को टीवी पे दिखा दीजिए। मैं पीसीआर टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने भी मेहमान हैं एक बार जल्दी से उन्हें टीवी पे दिखा दीजिए, स्क्रीन पे दिखाइए। तो सबसे पहले स्वागत सुदेश वर्मा, प्रवक्ता बीजेपी के, सुचि विश्वास प्रवक्ता कांग्रेस की हमारे साथ स्टूडियो में, संजीव नसीर प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ होंगे, मनोज यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, विजय ग्रोवर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ आ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत न्यूज इंडिया के इस प्राइम टाइम डिबेट शो में। और सबसे पहले हम आपको लिए चलेंगे सुदेश वर्मा, प्रवक्ता भाजपा के। अचानक से कल 2 दिवसीय बड़ी मीटिंग चल रही होती है मुंबई में इंडिया अलायंस की, अचानक से 4 साढ़े 4 बजे के आसपास ये बड़ी खबर आती है और ब्रेक होती है। और उसमें जो संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उन्होंने वो ट्वीट करके देश को बताते हैं कि 18 से लेकर 22 तारीख तक हमारा जो संसद का विशेष सत्र है वो बुलाया जा रहा है और शायद इसमें एक देश एक चुनाव जो है उस पर बातचीत हो सकती है और ये किया जा सकता है। क्या कहेंगे इस पर? प्रीति जी, देखिए, स्पेशल सेशन को बुलाना गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने बुलाया है और हम सबको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि हम सब कटिबद्ध हैं। क्योंकि जो सरकार होती है, कैबिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चलती है, कैबिनेट क्या डिसाइड करती है, क्या एजेंडा लाती है। स्पेशल सेशन है तो निश्चित ही कुछ स्पेशल होगा। क्या स्पेशल होगा आप स्पेकुलेट कर सकती हैं, मैं स्पेकुलेट नहीं कर सकता। जब विषय वस्तु आएंगे तो उस पर मैं बात कर सकता हूं, और किसी विषय को अगर आप रखेंगी तो उस पर मैं बात कर सकता हूं। ठीक है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये जो खबरें आ रही हैं, चाहे वो विशेष सत्र को लेकर हो या फिर सूत्रों के हवाले से खबर हो कि शायद वन नेशन वन इलेक्शन पे बातचीत हो सकती है, शायद ये जो बिल है ये लाया जा सकता है। लेकिन ऐसे में राहुल गांधी कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये इतनी बड़ी मीटिंग इंडिया अलायंस के मुंबई में हो रही है, इसकी सुगबुगाहट से भाजपा डर गई है और इसीलिए ध्यान भटकाने के लिए ये सब भाजपा कर रही है। राहुल गांधी जी स्वतंत्र हैं ऐसा सोचने के लिए, लेकिन इंडिया अलायंस जो है वो अभी इतना बड़ा एजेंडा नहीं ले आया है, नहीं कोई कंसोलिडेशन हुआ है। ये तो अभी बिखरा हुआ है कि अलायंस से कोशिश कर रहे हैं साथ आने का, एजेंडा लाने का, किसको नेता बनाएंगे, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार किसको बनाएंगे। अभी बहुत सी बातें होनी है, ऐसा कुछ भी नहीं जिससे कि इंडिया अलायंस को कोई डर हो। क्योंकि हम तो बहुत आश्वस्त हैं कि मोदी जी बहुत भारी बहुमत से 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो डर किस बात का? जब सरकार ने अनाउंस किया है तो निश्चित ही कुछ स्पेशल होगा, और उस स्पेशल का इंतजार करिए, सबको पता लग जाएगा क्या स्पेशल है। 2024 में प्रधानमंत्री वर्सेस पूरा का पूरा इंडिया अलायंस, जो कि बार बार कह रहा है कि हमारे पास इतने सारे चेहरे हैं, बीजेपी के पास सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और क्या उसी के बूते पूरा 2024 जीत पाएंगे? चुनाव इतना आसान नहीं होगा, इस पर जरा प्रतिक्रिया दीजिएगा। जी, निश्चित ही जीत पाएंगे प्रीति जी। मोदी जी आज देश के सर्वश्रेष्ठ और सबसे लोकप्रिय नेता हैं, कोई कंपैरिजन नहीं है। वो जब बोलते हैं तो लोग उनकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं और मानते हैं। इन्हें तो अभी डिसाइड करना है बहुत कुछ, मोदी जी के सामने टिकने वाले ही नहीं है, ये इन्हें भी पता है, तो कोई कंपैरिजन नहीं है। और जहाँ तक हम लोगों की बात है, जो मोदी जी बोलते हैं वही हम सब बोलेंगे, क्योंकि मोदी जी जैसे हाथी के पैर में सबका पैर होता है, जो मोदी जी चाहे वहाँ सारी भाजपा वहाँ है। मोदी जी भाजपा से अलग थोड़ी ना है, वो जो बोल रहे हैं वही फाइनल है। और हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, तीसरी बार रेगुलर प्रधानमंत्री बनेंगे और रिकॉर्ड बनाएंगे। ठीक है, सुचि विश्वास हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस की हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि इतनी बड़ी मीटिंग जो मुंबई में बुलाई गई है, इस एकता को देख करके मीटिंग जिस तरीके से अब लगातार पटना, बेंगलुरु, उसके बाद मुंबई में जिस तरीके से कंस्ट्रक्टिव आगे बढ़ रहा है, उससे भाजपा डर गई है और इसीलिए इस तरह की अफवाह और ये जो चीजें हैं इसको कर रही है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये जो 18 से 22 तारीख को लेकर के सरकार विशेष सत्र बुलाएगी और इसमें वन
नेशन वन इलेक्शन की बात कर सकती है? ध्यान भटकाने की कोशिश की तरह इसको किया जा रहा है, राहुल गांधी ये कह रहे हैं। मैं राहुल गांधी जी की बात से 100% सहमत हूँ, क्योंकि पूर्व में भी आप सभी सेशंस की कार्यप्रणाली देख लीजिए तो प्रधानमंत्री जी क्या ये 5 दिन का विशेष सदन मिलाकर देश का कोई कायाकल्प करने जा रहे हैं? हो सकता है कि 15 लाख रुपए की घोषणा कर दें, हो सकता है कि मणिपुर पे थोड़ा लज्जित हो जाएं, हो सकता है पहलवान बहनों के लिए 2 शब्द कर दें। तो ऐसी कोई भी अपेक्षा या सीमा पर संकट को लेकर या फिर चाइना में जो नया मैप लॉन्च हो गया है उसको लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी कोई घोषणा करने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये पूरी तरह सिर्फ और सिर्फ इंडिया का खौफ है, ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की ताकत है, ये सिर्फ और सिर्फ 60% उस जनता की एकजुट आवाज है जो 9-9.5 बरस से ये टेलीप्रॉम्प्टर वाले प्रधानमंत्री जी को सुनने की कोशिश कर रही है, इवेंट मैनेजमेंट वाले प्रधानमंत्री जी से शब्दों का सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रही है, और जिसे मूर्ख बनाने के उद्देश्य से इन इंडिया की 2 मीटिंग्स के बाद सिलेंडर की कीमतें 200 रुपए कम हो गई हैं, और उस 200 रुपए की कीमत को भुनाने के लिए फिर से 200 करोड़ रुपए का ऐड हो गया है। तो ये वो लोग हैं जो बेटी बचाओ की बात करते हैं और उसका फंड भी 80% अपनी एडवर्टाइजिंग में शामिल कर देते हैं। तो सिवाय विज्ञापन के, सिवाय टेलीप्रॉम्प्टर के, सिवाय मीटिंग्स के, सिवाय रबर स्टैंप्स के इस सरकार से किसी भी प्रकार के लेकिन मैडम एक बात बताइए, अगर ये जो अपेक्षा करना सूत्रों के हवाले से जो खबर है, ये जो बिल है वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल है, ठीक है, अगर ये बात है भी तो भी इससे जैसा कि विपक्ष की प्रतिक्रिया है कि सरकार ऐसा नहीं कर सकती है, हमें उसमें पहले हम उसमें हमारी प्रतिक्रियाएं हैं, हमसे पहले डिस्कशन होगा तब ऐसा होगा, ऐसे खुद से तानाशाही करके सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। मैं कह रही हूँ ये जो पर्टिकुलर बिल है वन नेशन वन इलेक्शन का, अगर ये आता भी है तो भी ये देश के लिए तो हित में होगा, क्योंकि कई बार प्रधानमंत्री ने, कई बार सदन में भी इस बात को लेकर के चर्चा हुई कि इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी इस पर अपना टाइम ज़ाया करती है, पैसा ज़ाया करती है, तो कम से कम हम वन नेशन वन इलेक्शन के थ्रू एक पूरे का पूरा एक हमारा एक डिपार्टमेंट है जिसका समय हम बचा सकते हैं, देश का पैसा हम बचा सकते हैं, और साथ ही 1967 के पहले तक विधानसभा लोकसभा के चुनाव साथ होती थी। देखिए, आपके कहे अनुसार चाहे गटर के गैस से चाय बनाना हो, चाहे राडार की थ्योरी हो, चाहे A+B का होल स्क्वायर, माननीय प्रधानमंत्री जी की बुद्धिमत्ता पर मुझे कोई संशय नहीं है। किंतु चूंकि हम एक संवैधानिक देश हैं, हमारे यहाँ पक्ष विपक्ष का कॉन्सेप्ट है, लोकसभा है, राज्यसभा है, जुडिशरी है, तो ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है कि कोई भी फैसला सामूहिक बिना विचार विमर्श के लेना, चाहे स्टेट और मेन इलेक्शंस हो, चाहे इनका अलाइनमेंट हो, और रही बात तानाशाही की, तो पूर्व के तमाम फैसले ऐसे साबित हुए हैं, ना कोई घुसा है ना कोई घुसी, हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर। तो लेकिन चूंकि एक हम विविधताओं का देश हैं, आप कर्नाटका के कल्चर को बंगाल से, बंगाल के कल्चर से गुजरात को, गुजरात के कल्चर से पंजाब को, और इसके तमाम सारे अन्य लीगल एस्पेक्ट्स हैं, तमाम सारे अन्य कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पैक्ट्स हैं, तो इसको बिना डिस्कशन के, बिना विपक्ष साइडलाइन नहीं कर सकते। आप कह रही हैं कि इन तमाम चीजों को आप साइडलाइन नहीं कर सकते, करना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति 8 बजे टीवी पर उपस्थित होकर ये कह सकता है कि अब ये नोट बेकार हो चुके हैं, जो ये कह देता है कि एटीएम के मुंह में नोट निकल नहीं रहे, एटीएम का नाम लिए बगैर नई करेंसी को लॉन्च कर देता है, जो बार बार अपने नियमों में बदलाव करता है, जो गब्बर सिंह टैक्स ला देता है, जो लघु उद्योगों मध्यम उद्योगों की कमर तोड़ देता है, जो देश की अर्थव्यवस्था को पाताल लोक पहुंचा देता है, ऐसे माननीय सर्वज्ञानी अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की बुद्धिमत्ता पर क्या संशय करना। लेकिन इंडिया का जो प्रभाव है, जो विपक्षी दलों की एकता का जो असर है, वही हम देख रहे हैं कि ये बौखलाहट में 5 दिन का स्पेशल सेशन है, बाकी किसी चमत्कार की मैं कोई आशा नहीं करती। ठीक है, संजीव नसीर जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ है, अभी हमारे साथ विश्वास थी, वो कह रही थी कि हम कोई बड़ी चीज़ अगर प्रधानमंत्री कह दे तो हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। सुचि विश्वास कह रही हैं, तमाम चीज़ें उन्होंने अपनी कही हैं, लेकिन ऐसे में ये नया एक एजेंडा होगा, नया स्लोगन है, 2024 है, साथ ही आप देख रहे हैं 2 जो महत्वपूर्ण पार्टियां हैं उनका अलायंस है जो एक साथ आगे आकर मोदी को हराने की कोशिश कर रही है। अगर ये वाला जो दाव है, जो फ्रेम है वन नेशन वन इलेक्शन का, अगर ये सक्सेसफुली अगर ये काम कर जाता है तब क्या होगा? देखिए प्रीति जी, मैं ये मानता हूँ कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जब से इंडिया अलायंस बना है, आपने देखा पटना वाली मीटिंग को इन्होंने बड़ा लाइटली लिया और चारों तरफ से इस तरीके का माहौल बनाया कि देखिए आज ये इकट्ठे हुए हैं, सिर्फ फोटो सेशन के लिए इकट्ठे हुए हैं, इसके बाद सब अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन जब बेंगलुरु की बैठक तय हुई तो बौखलाहट इस लेवल पे पहुंच गई
कि सेम डे इन्होंने अपने 38 दलों की एक बैठक बुलाई, जिसमें से 22 ऐसे दल थे जिन दलों की कोई आइडेंटिटी नहीं है। क्यों बुलाया? क्योंकि उस दिन इनको लगा कि नहीं, ये कुछ सीरियस नोट पे अब देश में अपोजिशन इकट्ठी हो रही है। ठीक उसी कड़ी में मुंबई की मीटिंग को किसी तरीके से डाइवर्ट करने के लिए एक बौखलाहट भरा हुआ ये निर्णय है। अभी मुश्किल से जुमा 10 दिन पहले सेशन खत्म हुआ है। सब चीज़ों की प्री प्लानिंग होती है। पूरे देश को आपने लीड करना है। देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर सारे विरोधी पार्टियों से सलाह मशवरा करके वन नेशन वन इलेक्शन का अगर कोई प्रपोजल था तो वो प्रपोजल रात रात में तो तैयार हुआ नहीं है। वो रातों रात तैयार इसलिए हुआ है। कमेटी बना दी गई है, अभी चर्चाएं होंगी उस पर। यस, मैं वही कह रहा हूं। ये डे क्यों चुना है? डे इसलिए चुना गया है कि ताकि डाइवर्ट किया जाए। आज देश चाहता है कि बेरोजगारी पे चर्चा हो, महंगाई पे चर्चा हो, मुद्दों पे चर्चा हो, मणिपुर और मेवात के अंदर जो कुछ घटनाएं हुई है उन पे चर्चा हो, और विरोधी दल जो इकट्ठा होकर इंडिया अलायंस बना है, इंडिया अलायंस ने जिस तरीके से बड़ी मजबूती से अपने आप को देश के सामने मुद्दों को लेकर आज जिस तरीके के निर्णय सामने आए हैं, जिस तरीके की कमेटीज बनी हैं, उनसे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि पूरे तरीके से अहंकार में भरे हुए हैं, अनडेमोक्रेटिक तरीके से सारे निर्णय लिए जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को पलटा जाता है। और इस देश ने पहले भी, देश की जनता ने, ये अलायंस कोई 28-27 दलों का नहीं है, ये 140 करोड़ देशवासियों का अलायंस बनने जा रहा है। और 140 करोड़ देशवासी अब पूरी तरीके से 9.5 साल का हिसाब मांगने के लिए तैयार बैठे हैं। वो हिसाब ना देना पड़े, इसलिए अब ये दाएं बाएं की बातें कर रहे हैं। स्पेशल सेशन में क्या निकल के आने वाला है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अभी बताया, जब निकल के आएगा तब भी हम चर्चा करेंगे। कुछ नहीं निकलने वाला है। अब समय खत्म हो चुका है। देश अब 9 साल का, 9.5 साल का, 10 साल का हिसाब मांगने के लिए तैयार बैठा है। वो हिसाब अब देना पड़ेगा। 800 किसानों की शहादत पे हिसाब देना पड़ेगा। ठीक है, मनोज यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, जब भी भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ ऐलान करती है कि स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा, तो ऐसा जो अलायंस, जो विपक्ष में पार्टी है, उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रही है सरकार, एक रणनीति रच रही है सरकार? हो सकता है कुछ बड़े रिफॉर्म्स करे सरकार। मायावी प्रधानमंत्री हैं, ऐसा हमारी कांग्रेस के साथी ने भी कहा है, और सत्य है। तो माया दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन मायावी भी डरते हैं, ऐसा भी प्रूव हो गया। जब जब आगे बढ़ेगा इंडिया, तब तब मोदी डरेगा इस इंडिया से, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया। जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात है या सेशन की बात है, इसके लिए मैं आपको प्रीति जी बिल्कुल क्लियर करे दे रहा हूँ। अगर बीजेपी ने ये रिस्क लिया, इस लोकसभा के चुनाव के साथ कमेटी बना के चुनाव कराने की बात करी, तो मैं दावे से कह रहा हूं कि आधी बीजेपी छोड़ देगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा सरकारें बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट है। और जब चुनाव होगा तो जाहिर सी बात है सबका पैसा लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई विधायक बिना पैसे के बन जाएगा। और अभी तो कुछ सरकारों के 15 ही महीने हुए, 18 महीने हुए, कुछ सरकारें अभी चुननी जानी है, वो भी क्लियर है। तो सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी का होने जा रहा है, और उसके लिए 2 लाइनें हैं। बीजेपी के सारे देश के लोग आपके चैनल सुन रहे हैं, और वो 2 लाइनें मोदी जी के लिए। मोदी जी वो काम करने जा रहे हैं कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। मतलब मोदी जी की हार बिल्कुल तय हो गई है। जनता ने मूड बना लिया, राजनीतिक दलों ने मूड बना लिया, इंडिया का गठन हो गया, लोग एक पूरा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की तरफ है। आज बहुत सारी कमेटियां बन गई हैं, कन्वीनर के तमाम सारे जो मेंबर्स हैं वो बन गए हैं। अब आगे तो रैलियों की बात होने जा रही है, प्रचार प्रसार होने जा रहा है। और अब जब अगर मोदी जी ये करेंगे तो निश्चय ही आधी बीजेपी मोदी जी को छोड़ देगी। ये मैं आपके चैनल पे दावे से कह रहा हूँ, और मैं चाहता हूं कि पूरे देश की सरकारें स्टेट गवर्नमेंट बर्खास्त कर दे। ये मेरी इच्छा है, कर दो आप, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका पांव कितना बड़ा हाथी का पांव है। मांग तो ये जैसा पहले से बीजेपी थी के मनोज सदस्य यादव जी, वैसे कि मांग मोदी तो जी बहुत का पहले पांव से थी।
मांग तो बहुत पहले से थी, सदन में भी कई बार इस मसले पर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री जी से लेकर के तमाम बड़े बड़े दिग्गज 1967 से पहले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ कराए जाते थे, तो ये तो पहले भी था। देखिए प्रीति जी, एक बड़ी बात आपको कह दूं कि मोदी जी बहुत ही प्रगतिशील व्यक्ति नहीं है। अगर ये मांग थी और देश के लिए बहुत जरूरी था तो ये 19 में हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? 19 में क्या प्रॉब्लम थी देश में? आपको इसी मुद्दे पे आना चाहिए था, 1 नेशन 1 इलेक्शन, और देश एक्सेप्ट कर लेता आपको उस वक्त। लेकिन अब जब देश बिल्कुल हर तरीके से जमीन में धंसता जा रहा है, और अभी तो मुझे जो खबर मिल रही है कि G20 की अध्यक्षता करने वाले नरेंद्र मोदी जी, रशिया ने मना कर दिया है, चाइना मना करने जा रहा है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं आने कह रहे हैं। रशिया की अपनी तो मोदी जी मजबूरी की तो है। नाकी कटवा देंगे, कई सारे और भारत बड़े की बेइज्जती अलग से सम्मेलनों में कराएंगे। नहीं गए हैं वो, यूक्रेन से भारत जब से की युद्ध अलग है, से उनके बेइज्जती अपने करेंगे। वो जियोपॉलिटिकल उनका अपना है, वो कई दुनिया ऐसे में मीटिंग ऐसा उसके लिए नहीं जा रहे। उसका दुनिया G20 और में भारत से ऐसा कोई कोई देश ऐसा नहीं संबंधों में जो भारत और भारत रशिया नहीं आना के चाहता। उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यूक्रेन और रशिया के बीच जैसे ही जब से युद्ध चल रहा है उसके बाद से ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ज्यादातर इस तरह के तो समिट्स वो में चाइना गए जा नहीं सकते है। हैं? व्लादिमीर विजय पुतिन ग्रोवर जी, चाइना जा अच्छा सकते ठीक है, हैं? विजय ग्रोवर भारत जी, नहीं जा एक सवाल पूछ भारत लेते हैं। तो विजय ग्रोवर जी, दुनिया वरिष्ठ की सबसे पत्रकार। बड़ी अर्थव्यवस्था है। अच्छा विजय आप बताओ ना। आपको मौका दिया ना, एक और मेहमान है, उन्हें भी मौका डंका बज रहा है दिया। भारत विजय का ग्रोवर दुनिया जी, वरिष्ठ पत्रकार। 1 नेशन 1 इलेक्शन, अगर ये बिल आता भी है संसद में विशेष सत्र में और ये पारित भी अगर कर दिया जाता है, तो क्या हम रेडी हैं, क्या हम तैयार हैं, क्या हमारे जो राज्य हैं, क्या वो उन राज्यों को हमने तैयार किया है, और ये हम करेंगे कैसे? क्योंकि आप 4 स्टेटों में चुनाव है, 4 राज्यों में चुनाव है, विधानसभा चली वो आप करवा लीजिएगा, उसके बाद के जितने चुनाव हैं उसके लिए क्या तैयारियां हैं हमारे पास, वहां पे हम कैसे ये करेंगे? आपकी आवाज नहीं आ रही है विकास ग्रोवर जी, विजय ग्रोवर जी। जरा हम पिछले कुछ बड़े जो चुनाव है उस पर नजर डाल लेते हैं। चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, वो 3 फेज में हुआ था, और अन्य राज्यों का अगर आप देखें, गुजरात में 2 फेज में हुआ था, तमिलनाडु में 3 फेज में हुआ था। तो अगर हम एक राज्य का चुनाव एक फेज में नहीं कराने की सक्षमता रखते, क्योंकि उतना इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी, लॉ एंड ऑर्डर हो या इलेक्शन कमीशन की मशीनरी हो, आप सोचिए कि 29 राज्यों और 5 यूनियन टेरिटरी में एक साथ इतना बड़ा चुनाव कराने की सक्षमता एकदम से कहां से आ जाएगी? ये तो पहला प्रैक्टिकल एक चीज जो है हम सबको सोचना पड़ेगा कि आर वी केपेबल, क्या हम उतने सक्षम हैं कि हम उतनी मशीनरी डिवोट कर सके? क्योंकि ये यूएस इलेक्शन की तरह नहीं है। यूएस में भी इलेक्शन अगर होता है तो वो 3 महीने का फेज चलता है, जहाँ पे कि पूरा अक्टूबर से कैंपेन स्टार्ट होता है और स्टेट बाय स्टेट जो है वो पोलिंग होती है। और अगर आज प्रधानमंत्री या मतलब जो सरकार है वो सोच रही है कि इस पर एक ओपिनियन बनाया जाए, तो क्या स्टेट असेंबलीज को ये मत नहीं है कि वह अपना जो है कंसेंसस है उसको बना के भेजें? इट इज नॉट इजी कि मतलब 800 लोग मिला के 540 लोकसभा और 280 के करीब जो राज्यसभा है, 800 लोग 140 करोड़ लोगों का राजनीतिक भविष्य डिसाइड करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से एक शॉर्टकमिंग जरूर है, और हालांकि उनको पावर जरूर है क्योंकि लोगों ने ही उनको चुनकर वहां भेजा है। लेकिन मेरे ख्याल से एक बड़ा कंसेंसस बनना इसमें बहुत जरूरी होगा कि जो स्टेट। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया के सवाल में। जल्दी से वापस चलेंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री ने एक देश एक चुनाव को लेकर के कई बार सदन में अपनी बात रखी है। यहाँ तक कि देश को संबोधित करते हुए भी उन्होंने अपनी इस मंशा को जाहिर किया था। एक बार जल्दी से हम प्रधानमंत्री के उस वाक्य को सुन लेते हैं, एक देश एक चुनाव को लेकर के, उसके बाद फिर तमाम मेहमानों के पास वापस। हम 52 से लेकर के आज तक लगातार चुनाव में रिफॉर्म होते ही रहे और होते रहने चाहिए, और मैं मानता हूं इसकी चर्चा भी लगातार होती रहनी चाहिए। उसके अंदर खुले मन से चर्चा होनी चाहिए, बंधे मन से होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है, अरे चर्चा तो करो भाई, आपके विचार होंगे। हम चीजों को स्थगित करो। मैं मानता हूं जी कि जितने बड़े बड़े नेता हैं, व्यक्तिगत जब भी मिला हूं,
सबने कहा यार ये बीमारी से तो मुक्त होना चाहिए। एक बार 5 साल में एक बार चुनाव आए, महीना 2 महीना चुनाव का उत्सव चले, फिर सब काम में लगे। ये बात सबने बताई है। सार्वजनिक रूप से स्टैंड लेने में दिक्कत होती होगी। ये प्रधानमंत्री कह रहे थे कि कई बार व्यक्तिगत तौर पर उनसे कई सांसदों ने ये कहा है कि 5 साल में एक बार चुनाव आए तो हम भी थोड़ा फ्री रहें। सूची विश्वास, प्रवक्ता कांग्रेस की। अब ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कई बार मेरे पास ये प्रपोजल आया कि प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं, कह रहे ऑपोजिशन के कई लीडर्स उन्होंने कहा, उन लोगों ने कहा है कि हम क्यों नहीं 5 साल में एक बार इलेक्शन कराते। ये बार बार हर महीने पंचायत के चुनाव, इसके चुनाव, विधानसभा चुनाव, ऐसे चुनाव, अच्छा है हम एक बार कराते हैं। तो अगर ये कराते हैं तो उसमें बेनिफिट ज़्यादा है। कई ऐसे दूसरे देश हैं बाहर विदेशों में जिन्होंने ऑलरेडी इस रिफॉर्म को उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है। वहाँ पर ये पॉलिसी है कि एक देश एक चुनाव, एक ही बार 5 साल में तमाम जो चुनाव हैं वो करा लिए जाते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कुछ लोग कुछ नाम, मुझे लगता है कि इतना कॉन्फिडेंस है तो उन नामों को सार्वजनिक करें, मंच पे लाएं, अपने सम्मुख उनके बयानों को प्रेषित करें और इस पर एक हेल्दी डिस्कशन करें। क्योंकि बातें करना, मन की बातें करना, बेहतरीन बातें करना, तरह तरह की बातें करना, बेहतरीन फोटो खिंचवाना, कभी चाहे वो विश्व सुंदरी हो, चाहे वो चेस के चैंपियन हो, लेकिन जो चीज़ें लीगल हैं, जुडिशरी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, जो रिफॉर्म्स हैं, मुझे लगता है जो उनके स्पेशलाइज्ड लोग हैं उनके बिगाड़ डिस्कशंस के सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया इस आधार पर। क्योंकि पूर्व में 50 ऐसे फैसले हैं, मैं फिर से कहूँगी, नोटबंदी जैसी योजना जिसने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को पाताल लोक में डाल दिया, या उसके बाद गब्बर सिंह टैक्स की योजना जिसने लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, मझोले उद्योगों की कमर तोड़ दी। तो ये जो प्रधानमंत्री जी के ऐतिहासिक वक्तव्य हैं उसी का ये नतीजा है कि 45 बरस की ऐतिहासिक बेरोजगारी है, महिलाओं की इक्वलिटी की प्रधानमंत्री जी बात लेकिन ये भी तो जरूरी है, तमाम चीजें ठीक है लेकिन ये भी तो जरूरी है। अब इससे भी तो ये जो पूरा का पूरा जो बिल होगा एक देश एक चुनाव का, अब इसमें पैसा बचेगा, इलेक्शन कमीशन का टाइम बचेगा, देश का पैसा बचेगा, तमाम जो चीजें हर बार की तरह रिपीट की जाती हैं जिसमें पैसा, समय, शक्ति सब कुछ लगता है वो कम से कम बचेगा। अब ये भी तो चीजें है ना, इसे भी तो देखना होगा। संजीव नसीर जिक्र संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल कहा था कि अभी से आप लोग डरिए मत, यानी कि ऑपोजिशन के लिए वो कह रहे थे कि इतना घबराहट और इतने डरने की जरूरत नहीं, अभी सिर्फ कमेटी बन रही है, जब इस पर बातचीत होगी तो आप लोगों को हम साथ लाएंगे, आपसे भी बातचीत होगी, उसके बाद इस पर फैसला होगा। तो इतना डर क्यों है विपक्षी पार्टियों में? अगर एक देश एक चुनाव की बात आती है तो इतनी हड़बड़ाहट, बौखलाहट क्यों सामने नजर आती है? प्रीति जी, मैं समझता हूं कि कहीं घबराहट दूर दूर नहीं है। आपको देखा कि जिस तरीके से इंडिया अलायंस की मीटिंग के दौरान अगर इस तरीके की कोई भी घोषणा या कोई भी वक्तव्य आ रहा है देश के प्रधानमंत्री का, तो घबराहट देश के प्रधानमंत्री के दिल में है। अदरवाइज कहीं विरोधी दलों में या देश में कोई घबराहट नहीं है। तो और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, तो फिर अगर ऐसा होता है तो इसे स्वागत कीजिए, कमेटी अगर बनी तो स्वागत कीजिए। फिर मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं प्रीति जी, और देश को भी इस चीज का ध्यान है कि देश के प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया था कि मैं 4 साल काम करूंगा और 5वें साल राजनीति करूंगा। तो ये राजनीतिक ईयर है, ये प्योरली राजनीतिक कारणों से ये इस तरीके के वक्तव्य आ रहे हैं। कोई प्रधानमंत्री जी सीरियस नहीं है। अदरवाइज अगर सीरियस होते तो 2014 से लेके अब तक बहुत लंबा समय था, सारे विरोधी दलों से मिलके, एक्सपर्ट से मिलके कोई ना कोई ऐसी रूपरेखा तैयार करनी चाहिए थी। अब सिर्फ और सिर्फ ये राजनीतिक इसलिए हो रही है क्योंकि इंडिया अलायंस के वजह से देश अब हिसाब मांगने का समय आ गया है। ठीक है, प्रवक्ता सुदेश वर्मा जी भाजपा के, संजीव नसीर और साथ ही हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता वो भी बैठे हैं, इल्जाम लगा रही 2024 का चुनाव है, इंडिया अलायंस मजबूती से आगे बढ़ रहा है, अब इसीलिए आपके पास कोई गूगली नहीं है, तो इसीलिए आप लोगों को लगा कि एक देश एक चुनाव की बात अब आगे कर ली जाए, जिसकी तैयारी अभी फिलहाल है नहीं, कमेटी बनी है। प्रीति जी, ये कास्टिस्ट, मैं समझ गया, ये कास्टिस्ट और करप्ट लोग मिलके अगर इन्हें लगता है कि एक मजबूत अलायंस बना लेंगे तो शायद इन्हें बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी। अभी ये अलायंस तो छोड़ी, इनकी क्रेडिबिलिटी इतनी ख़राब है कि किसी के पास जाएंगे तो क्या बोलेंगे, वोट मांगेंगे, किस चीज़ पर वोट मांगेंगे, अभी इन्हें बहुत मशक्क़त करना पड़ेगा। देखिए, जो चर्चा आपकी हुई, मैं बताऊँ कि जो 1 नेशन 1 पॉल की बात है, इस पर तो काफ़ी चर्चा हो चुकी है, पहली बार थोड़ी ना डिबेट हो रहा है। टेलीविज़न में इतने डिबेट है, मैं खुद पार्टिसिपेट किया हूँ, पॉलिटिशियंस पार्टिसिपेट किए हैं, इसके सारे आयाम पर डिस्कशन हो चुका है। और देश में 1 नेशन 1 पॉल होना चाहिए,
ये इस सेशन का पार्ट होगा कि नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा देश में होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, हम सब मानते हैं, और ऐसा होगा तो बहुत बड़ा समर्थन प्रधानमंत्री जी को ही मिलेगा कि वो अपने लिए थोड़ी ना कर रहे हैं, वो तो देश के लिए कर रहे हैं। देश समृद्ध हो, देश तेजी से विकास हो, विकास के कार्य रुके नहीं, यही सब कारण है ना। बहुत सा पैसा बचेगा, हर समय चुनाव में लगे रहते हैं, तो फिर इस तरह से डेवलपमेंट जो है उसकी क्षति होती है, आहिस्ता हो पाता है। इसी कारण से ये एजेंडा में है और पहले भी हुआ था। इससे किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इसका मैकेनिज्म क्या हो उस पर भी डिस्कशन हो सकता है। कुछ स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस अभी हैं, कुछ के बाद में हैं, कुछ के पहले हो सकते हैं, कुछ के बाद में होकर सबका किया जा सकता है। ये कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है। और जिन लोगों ने सुदेश वर्मा जी, मैं ज्यादातर मैं बीच में बोलती नहीं हूँ, लेकिन अभी मनोज यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज यादव का कहना है कि ठीक है, आप तानाशाही तरीके से अगर ये कर रहे हैं, ठीक है, आपने किसी से पूछा नहीं, आपने पहले से इस पर बातचीत नहीं थी, बात हो रही थी, लेकिन सडन ये होगा ये किसी को पता नहीं था। वो कह रहे अगर यही है तो ठीक है, अब तमाम राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, अब भंग कर दीजिए वहां पर विधानसभा। देखिए, मोदी जी जो भी करेंगे डेमोक्रेटिक तरीके से करेंगे, और ये पार्लियामेंट डेमोक्रेटिक बॉडी है, ये पार्लियामेंट को बाइकआउट करेंगे, इनका प्रॉब्लम है। आप जो भी एजेंडा है उसको डिस्कस करिए, उस पर अपने विचार रखिए, और उसके बाद जो मेजोरिटी है उसकी बात मानी जाएगी। साहबानो केस में क्या हुआ था, आपने तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कानून को बदल दिया था, क्योंकि राजीव गांधी जी के पास उस समय बहुत बड़ी मेजोरिटी थी। आपने ध्यान नहीं दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को, जो एक प्रोग्रेसिव डिसीजन था, उसके खिलाफ आप चले गए थे। तो पार्लियामेंट में हमारी मेजोरिटी है, डेमोक्रेटिक तरीके से फैसला होगा जो भी होगा। इसमें आपको बुरा लगता है तो लोगों के बीच में जाइए और मैंडेट मांगिए, अगर लोग आपको देंगे मैंडेट तो आप वहां बैठिएगा, इसमें क्या बात है। क्या सुदेश जी से मैं जानना चाह रहा हूं कि अभी अभी इन्होंने 2 फैसले सुप्रीम कोर्ट के पलटे, चुनी हुई सरकार के जो अधिकार थे उनको पलटा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला था, इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट कैसे हो उस जजमेंट को पलटा, तो ये प्रोग्रेसिव था क्या? हाँ। मैं ये जानना चाहता हूँ। ठीक है, जवाब दीजिए। उसके बाद मनोज यादव जी भी हाथ उठा रहे हैं, उनके पास भी चलना होगा। ये जो सवाल पूछ रहे हैं बिल्कुल प्रोग्रेसिव था। देखिए, ये पार्लियामेंट के अधिकार को असर्ट करना ही कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने आप एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है, उसको पार्लियामेंट नहीं छू सकती है। उसको छोड़कर जो फंक्शनिंग कैसे करना है, कैसे किसी को अपॉइंट करना है, ये पार्लियामेंट का अधिकार है, एग्जीक्यूटिव का अधिकार है। इस पर कोई कैसे बोल सकता है? आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आपने तो एक प्रोग्रेसिव कानून को बदल दिया था। आपको ये डिबेट करना पड़ेगा हमारे साथ, ये कैसे प्रोग्रेसिव नहीं है, सिर्फ आपके चाहने से, क्योंकि आप ऐसा फील करते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। मनोज यादव जी। प्रीति जी, मैं बड़ा हतप्रभ हूँ कि बीजेपी ने जो पहला स्टैंड लिया 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए, उसमें चेयरमैन बना दिया। क्या अकेले चुनाव लड़ेंगे क्या बीजेपी के लोग? देश की पार्टियां चुनाव लड़ेंगी और कोई एक पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। सारे राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। और आपने किससे सलाह लिया कि चेयरमैन बना दिया? क्यों बना दिया? सारे राजनीतिक दल, चुनाव आयोग, ये सारे लोगों के बीच में बैठ के बात होनी चाहिए थी। फिर चेयरमैन सभी लोग मिलकर तय करते हो किसको चेयरमैन बनाना है। आप तो तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। अरे ये कोई आरएसएस नागपुर में चेयर नहीं होना है, आरएसएस सरसंचालक का, ये देश का है मामला और देश की सारी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। नरेंद्र मोदी जी, इतनी बौखलाहट जो आप दिखा रहे हैं वो रियल में रिफ्लेक्ट होने लगी है। देश जान रहा है कि आप पता नहीं क्या क्या करते चले। सुप्रीम कोर्ट कोई बात कह दे, आप वहां दूसरा कानून ले आते हो तुरंत। कोई बात इस देश को अच्छे रास्ते पे ले जाने की बात कही जाए, वहां आप कोई कानून ले आते हो। आप करना क्या चाहते हो? चेयरमैन गठित कर दिया, इतने बड़े आप तानाशाह हो। ठीक है सुदेश वर्मा, राजनीतिक दल है हम, इसका जवाब और हमारी प्राथमिकता है इस देश में। ठीक है, राजनीतिक दल हैं, उनकी भी प्राथमिकताएं हैं, उन्हें भी शामिल किया जाए। मनोज यादव जी कह रहे हैं कि राजनीतिक दल हैं, हम कम से कम आपने चेयरमैन गठित किया, उसमें हमारा क्या योगदान रहा? क्या हम उस डिस्कशन में थे? प्रीति जी, देश ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है और बहुत बड़े मैंडेट के साथ।
पहले तो एक डिसीजन खुद सरकार को लेना पड़ेगा। सरकार क्या करना चाहती है, सरकार जानना चाहती है, कमेटी बनाई है, इस पे सरकार के ऊपर मनोज यादव अरे यार, की सरकार की पार्टी बैठ कैबिनेट जाएंगे नहीं तो फिर है। तो डेमोक्रेसी अरे उल्टा हो जाएगा ये कि सरकार लोगों ने की इलेक्ट कर कैबिनेट नहीं दिया, बनाना है। लोगों ने इलेक्ट कर आप दिया, देश के चुनाव लोगों की ने बात इलेक्ट कर कर रहे दिया, हैं। लेकिन जब तक चुनाव अखिलेश सरकार नहीं यादव नहीं कराती बोलेंगे है। तब नो, तक कैबिनेट नो, नो, कोई गलत- डिसीजन नहीं गलत ले पाएगी। कमेंट मत करिए। अरे चुनाव सरकार चुनाव नहीं आयोग बनाती को है, कराना है, यहाँ पर और ना चुनाव सरकार आयोग बनानी है, सक्षम ना है। आप लोगों ने चुनाव ये भी सरकार बोला कराती है। कि क्या चुनाव चुनाव हो आयोग सकता है, कराती है। बिल्कुल हो सकता चुनाव है। एक जो निष्पक्ष चुनाव संस्था आयोग है। पूरे विश्व में चुनाव जगह जगह आयोग देशों में एक चुनाव करा रहा है, निष्पक्ष उसकी संस्था है। कैपेबिलिटी से पूरा डाउट कर रहे हैं। चुनाव कमाल आयोग का बात है। चुनाव कराना कमाल का बात है, सरकार आप की सुनना ही नहीं जिम्मेदारी चाहते नहीं हैं। है। चुनाव आयोग चुनाव आप जिस कराएगा, तरह की बातें आपको कह रहे लेवल हैं टीवी फील्ड चैनल देगा, पे, वो लेवल सिर्फ और प्लेइंग सिर्फ फील्ड आपको reflection मिलेगा। ऑफ जब हिटलर चुनाव होगा शाही तो है। नहीं मिलेगा तो आप बोलिएगा आपको नहीं मिला है। क्या लेवल प्लेइंग लेकिन वाली आपकी बात जितनी कर रहे हो? संख्या है उतना ही मिलेगा ना चेयरमैन भाई। तो गठित कर दिया। अगर आप और बोलिए काहे के लिए पार्लियामेंट वन में नेशन वन बीजेपी को इलेक्शन? 4 घंटा मिलता है बोलने के लिए, आप तो समाजवादी पार्टी को आधा 2075 घंटा को मिलता है। 47 तक क्यों रहने मिलता है? वाले क्योंकि थे। आपकी ताकत नहीं है। कहाँ ताकत हो? बढ़ाई है अपनी, आपको इंडिया ज्यादा बना मौका नहीं मिलेगा। और यही डेरा डेमोक्रेसी डंडा भाई उठाने साहब। की तैयारी कर लिए। डेमोक्रेसी में जनता का समर्थन होना अरे चाहिए। सुदेश जी, जनता का समर्थन सुदेश आपके साथ जी, नहीं है। जो आप कर रहे जितने हैं, भी देश alliance हंस बना रहा है लीजिए, आप पे। जनता आपके साथ और नहीं है। मोदी जी जब पे तो जनता हंसी आपके साथ बहुत आएगी, तेज आ रही है तो आप जनता वो को। बोलिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। आप अरे जनता ही है, जनता ने आपको सारी ऐसा लग बातें रहा है क्लियर ना, कर दी आप हैं। स्वतंत्र और हैं, जनता आप स्वतंत्र हैं। मोदी लगातार जी हर के बारे चीज में कोई विचार 2% का अंतर सरकार है। के बारे ठीक है। में कोई विचार जितने रख लीजिए। सरकार विजय है, जी, सरकार की इंडिया और वरिष्ठ इंडिया में पत्रकार। 2% का अंतर ठीक है, decision अब लेके जरा आप अब जरा आप पत्रकार question नहीं पत्रकार कर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सामने इस तरह के ठीक है, आपकी बातें सुन रही हूँ मैं। विजय ग्रोवर जी, वरिष्ठ पत्रकार। भारत के अलावा अभी भारत में अभी इसके लिए कमेटी गठित की गई है। तमाम चीज़ें अभी आगे स्ट्रीमलाइन होंगी, लेकिन दूसरे देश भी हैं जिनमें बेल्जियम आता है, हंगरी है, जर्मनी है, यूके है और कई ऐसे देश हैं जहां पर ऑलरेडी वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी वहां पर काम कर रही है और उस पॉलिसी पर पूरे उन देशों में चुनाव कराए जाते हैं। उन देशों को कितना फायदा हुआ है इस पॉलिसी से, और भारत अगर ये कर लेता है, भारत को इससे कितना फायदा है? देखिए, जहां तक इस चुनाव की अगर बात की जाए, वन नेशन वन, आप जो एक उदाहरण दे रही हैं बेल्जियम का, बेल्जियम शायद इतना छोटा है पॉपुलेशन और वोटर बेस में। यूके भी है, जर्मनी भी है। आप पॉपुलेशन बेस अगर देखेंगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं पहले भी बात कहा था कि क्या हमारे पास उतने रिसोर्सेज हैं। इन चुनावों में आपने बेल्जियम का उदाहरण दिया, वहां तो इंटरनेट पे भी वोटिंग होती है बिना पोलिंग स्टेशन जाए, कि लोग घर से ही अपना मत डाल सकते हैं इंटरनेट पे रेफरेंडम। तो वो सब चीजें भी आपको ध्यान में रखनी होगी। और अगर बीजेपी ऐसा सोच रही है तो एक चीज तो कहीं ना कहीं एक सवाल बीजेपी के नेताओं के मन में भी होगा। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है विजय जी। चलिए, आपसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सुची जी भी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। राहुल गांधी को या तमाम विपक्षी पार्टियों को जो इंडिया अलायंस में, उनको ऐसा क्यों लगता है कि जब भी वो मीटिंग करने के लिए, अलायंस की मीटिंग करने के लिए कहीं जाते हैं या मीटिंग करते हैं, उसी समय बीजेपी की तरफ से एक घोषणा की जाती है और तमाम चीज़ों को साइडलाइन करके उनकी बातों को आगे लाने की कोशिश की जाती है कि जैसा वो कह रहे हैं कि भटकाया जा रहा है, जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान, और साथ ही जो मीटिंग हो रही थी अभी मुंबई में उससे भी ध्यान। इससे पहले भी कई बार राहुल गांधी ने इन मामलों को लेकर के कहा है कि जब भी ऐसा होता है तब तक बीजेपी अपना एजेंडा चलती है और साथ ही मामलों जो मेन मुद्दे हैं उनसे भटकाने की कोशिश करती है। ऐसा क्यों लगता है? देखिए, राहुल जी गांधी की विचारधारा के द्योतक हैं और उनको जो उनकी इमेज है शुरू से, आपने देखा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और इसके जो भी सहयोगी संगठन, जो उनका मदर ऑर्गेनाइजेशन है, जो आज सत्ता में है, तो श्रीमान राहुल गांधी जी की छवि को धूमिल करने के लिए हजारों करोड़ का एक राजनीतिक अभियान चलाया गया। IT सेल और 3 रुपये 20 पैसे वाले पवन शर्मा और रजिया बानो के माध्यम से लगातार उनकी छवि को डैमेज करने के लिए 2014 ऑनवर्ड्स हम फिर 2023 एंड पे खड़े हैं। लेकिन उनको संसद बर्खास्त करने तक, उनका बंगला छीनने तक, उनकी इमेज डैमेज करने तक, उनके वीडियोस को डॉक्टर टेलर्ड, एडिटेड, मॉफ्ड करने से लेके सब कुछ करने के बाद भी गोडसे के उत्तराधिकारियों को अगर आज किसी से डर लगता है तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी ही हैं। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप माननीय प्रधानमंत्री जी से लेके उनके, बल्कि उन्हें अब तक एक मंत्रालय अलग गठन कर देना चाहिए था, जिसका कार्य ही श्रीमती स्मृति ईरानी समेत, जिसका कार्य ही सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी की आलोचना होता। लेकिन आपका प्रश्न है कि ऐसा क्यों?
देखिए किसी और में इतना साहस नहीं है। आपने पेगासस स्नूप गेट देखा, उन्होंने कोविड की चेतावनी कब दे दी थी कि सरकारें ये जो सरकार गिराने में लगी है, विधायकों की खरीद फरोख्त में लगी है, दुनिया के लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, पैंडेमिक हमें दस्तक देने की कगार पे है। उन्होंने कब कह दिया था कि आर्थिक सुनामी आने वाली है? तो वो एक दूरदर्शी, सुलझे हुए और पढ़े लिखे नेता हैं जो सच भी बोलते हैं। जैसे अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला कि डेमोक्रेटिक तरीके से, तो डेमोक्रेटिक तो बीजेपी में कुछ है ही नहीं। तो जो उनका पैटर्न है वो उनकी फॉल्स नहीं है, क्योंकि फॉसिस्ट ताकतें उनकी संरक्षक हैं और संघ की कार्यप्रणाली ऐसी है कि भाई 100 साल पुराने ऑर्गेनाइजेशन के पास एक महिलाओं की विंग भी नहीं है, पूर्णतः स्वतंत्र। तो वो कैसे संघ चालक बनाते हैं, कैसे सर संघ चालक बनाते हैं, उनका सिस्टम ही अलग है। तो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना, कॉन्स्टिट्यूशन के हितों की रक्षा करना, डिग्निटी ऑफ ह्यूमन लाइफ को सेव करना और विषयों को उठाना, इसका मादा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और श्रीमान राहुल गांधी। लेकिन देश की भलाई में अगर कोई रिफॉर्म किया जा रहा है, सुजी जी, देश की भलाई में अगर कोई रिफॉर्म किया भी जा रहा है तो फिर ये तो स्वागत योग्य है। अगर एक देश एक चुनाव बहुत सक्सेसफुली कारगर रहा और अगर ये रिफॉर्म कर दिया गया तो फिर इसका स्वागत क्यों ना करे विपक्ष? यहाँ पे कौन सी राजनीति आती है? देखिए, फ्यूचर के एस्पेक्ट्स को हमेशा पास्ट से जज करना चाहिए। थोड़ा पीछे जाइए, जरा कृषि के रिफॉर्म्स पे आते हैं। आपको याद होगा ये सरकार काले कृषि कानून लेके आई थी। ये वो सरकार है जिसने कृषि उपकरणों पर भी जीएसटी लगा दिया, जिसने डीएपी यूरिया के मूल्य बढ़ा दिए और उनके कट्टों में उनका वजन कम कर दिया। जो बताते हैं कि हम कर्जा माफ करेंगे और सत्ता में आने के बाद बताते हैं कि लघु किसान अलग है, सीमांत किसान अलग है। ये वो लोग हैं जो नॉर्थ ईस्ट में जाके कहते हैं कि काऊ जो है वो स्टेपल डाइट का हिस्सा है, और उत्तर प्रदेश में जाते ही वो माता है। आवारा पशुओं की समस्या इस कदर है। तो ये जो इनका चेहरा है, जो इनका चाल है, जो उनका चरित्र है। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री, आपने टेनी वाला मामला देखा होगा कि वो कुचल के निकल जाता है, उसको कुछ नहीं होता है। और आपने बाद में भी देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो बैरिकेडिंग जलाई, तमाम चीजें ठीक है, आप आरोप लगा रहे हैं, विपक्षी पार्टी का काम है, ठीक है, लेकिन सवाल जो आपसे पूछ रही हूं, अगर ये रिफॉर्म का एंड क्या हुआ, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स का एंड क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी स्क्रीन पे आते हैं और बताते हैं हमारी भावना में कोई कमी, अति उठा दी उन्होंने किसानों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये आरोप भी लगाते आ रहे हैं कि ना खुद काम करते हैं ना करने देते हैं। अगर कोई सही रिफॉर्म्स होता भी है तो भी विपक्ष को अगर बड़ी और अच्छी चीज तो देश के हित में है उसका तो कम से कम स्वागत करना चाहिए। मनोज यादव जी, एक मिनट बस, आधा मिनट। ठीक है, ठीक है, बोलिए। देखिए, काम करने का स्वागत है, लेकिन सिस्टमैटिक ढंग से कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज को डैमेज करना, हेडलाइन मैनेजमेंट करना, मीडिया मैनिपुलेशन करना, अपने हितों को सिद्ध करने के लिए सार्वजनिक उपक्रमों को बेचना, देश की दलाली करना, हमारी छप रहा है सब तरफ, लोगों को पता है, डंका बज रहा है। इसे नहीं कहते हैं कि ये रिफॉर्म है। चेहरा अलग है, चाल अलग है, चरित्र अलग है और कहते हैं रिफॉर्म है। कोई एक फैसला बताइए जो देश और देशवासियों के हित में रहा हो। ये कायर सरकार है। प्लीज। ठीक है, सुदेश वर्मा जी इस पर जरा जवाब दीजिए, उसके बाद मनोज यादव जी हाथ उठा रहे हैं। जी देखिए, ये जब मोदी जी को घेरने का प्रयास किए हैं इन भद्दे शब्दों से, तब मोदी जी को जनता ने बहुत भारी बहुमत दिया है, ज़्यादा समर्थन दिया है। और आप मेरी बात को लिख लीजिए, जब चुनाव होगा उसके बाद भी हम लोग मिलेंगे। इनकी यही बातें, यही चिढ़ मोदी जी को दोबारा और ज़्यादा बहुमत से जिताएगा और बड़ा मैंडेट देगा, जिससे 370 जैसे जो हटाया गया ऐसे बड़े बड़े कार्य देश में हो सके। क्योंकि अपोजिशन जो है ये सिर्फ देश को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास कर रहा है। इनके लाख बोलने के बाद कि आर्थिक मंदी आ जाएगी, 7.5% का ग्रोथ हो गया है, ये तो आपको पता ही है कल के आंकड़े। तो जो आंकड़े हैं वो कुछ और दिखा रहे हैं, लेकिन ये दिखाएंगे कि भारत जो है विकास नहीं कर रहा है। इंडिया नाम रख लेने से नहीं होता, इंडिया के स्पिरिट को समझने की आवश्यकता है, और वो आज मोदी जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप अगर इस लायक होंगे अपने भाई भतीजेवाद और ये फिरका परस्ती की राजनीति और जातिवाद से बाहर आके जिस दिन आप राजनीति करेंगे शायद लोग आपके साथ आ जाए। अभी तो कुछ नहीं दिखता हमें। तो जो भी आपको मुद्दे पर आप बात करेंगे नहीं, आप हर चीज़ की बात करेंगे। वो व्यक्ति जो फॉरेन एजेंसी हायर करता है अपने पीआर के लिए, और आप बोल रहे हैं कि हम लोग को कर रहे हैं, हम लोग उनको बदनाम कर रहे हैं। उनको बदनाम करने की ज़रूरत है क्या? इतने परिपक्व वो हैं क्या उनको राजनीति समझ में आती है देश की? उनको पता है कि गन्ना क्या होता है और बाकी चीज़ें क्या होता है? कि किस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं? उन्हें हमें क्या क्रिटिसाइज करने की आवश्यकता है? अरे लोग हंसते हैं उन पर। आप जिस नेता के लिए यहाँ पर बैटिंग कर रही हैं। ठीक है मनोज यादव जी। अरे जी, किसके कारनामे जाइए ना, फिर आप बैठे क्यों हैं? मनोज यादव जी करिए लॉजिक और डिटेल्स के साथ। अच्छा मनोज यादव जी जरा बोलने दीजिए, हाथ उठा रहे हैं। देखिए, ये बीजेपी का चरित्र दोरंगा है।
और इनके किरदार हैं वो भी दो रंगे हैं। कहते कुछ है, करते कुछ है। तो तमाम बोलते राजनीतिक कुछ पार्टियों है, के लिए होता यही कुछ बोला है। जाता है, क्या मनोज यादव? प्रधानमंत्री मोदी जी पे ही हाँ। अरे आप सिर्फ बीजेपी को गाली दीजिएगा, कुछ फैक्ट्स देखिए बताएंगे। प्रीति अरे जी, कुछ आप फैक्ट्स इस दीजिए बात भाई, को डिफेंड हम भी यहाँ कुछ फैक्ट्स पे बिल्कुल काउंटर सही करें है आपको। कि आखिर सरकार के ऊपर कोई सवाल उठा रहा है। अरे सुदेश, एक मिनट सुदेश जी रुक जाइए, मैं आपके सवालों का ही जवाब दे रहा हूँ। अभी किसी ने डिबेट में कहा, या मैं आज सुन रहा था कहीं, कि 1960s और 70s के दौर में वन नेशन वन इलेक्शन होता था और कार्य करने में बड़ा सहूलियत होती थी सारी सरकारों को। 1967 तक हुआ है ये। आर्थिक रूप देश से, में सामाजिक रूप से, 1967 तक हुआ राजनीतिक है। रूप से। 1967 हाँ, तक ये हुआ है। वही मैंने 60 to 70 बोला। ठीक है। जी प्रीति जी, मैंने इसीलिए 60 to 70 कहा कि बड़ा अच्छा था देश का सारा माहौल। तो उसी माहौल को तो नरेंद्र मोदी जी गाली देते हैं हमेशा कि नेहरू ने, इंदिरा ने, राजीव ने, फलाने ने और चौधरी चरण सिंह ने, सबने इस देश को बर्बाद कर दिया। और अब उसी पद्धति को लेके आ रहे हैं और ये कह रहे हैं ना वो वाले पैटर्न तो अच्छा था। बोला है कि कभी मोदी जी भैया ये वाली कौन सी बात कभी है? ऐसा बोला है इसको मोदी जी दोरंगा ने? नहीं कहूं तो मैं किस क्या तरह का कहूं? झूठ फैला रहे हैं? दोरंगा न ऐसा कहूं तो कभी क्या नहीं बोला कहूं? बोला मोदी जी ने। आप कभी बताइए आपने कहाँ बोला है नरेंद्र मोदी को जी ने? सुना? कोट प्रीति करिए, जी, कभी जाइए भी गूगल आपने पे जाइए, सुना बताइए नरेंद्र मोदी जी ने मोदी ऐसा को कहाँ बोला है? कि पूर्व की सरकारों को, पूर्व के प्रधानमंत्रियों को, पूर्व अरे के प्रीति जी नेताओं झूठ को- अच्छा बोल ठीक रहे है हैं। मनोज यादव जी, एक मैं सवाल है बताता हूँ आपसे। मोदी जी मनोज क्या यादव जी, बोल नहीं रहे नहीं, हैं। एक सवाल है आपसे मनोज यादव इस देश को जी। बर्बाद अच्छा कर मैं दिया आपको गया। हाँ, जी, समय बिल्कुल देती हूँ, एक पूछिए। सवाल है जी, आपसे। पूछिए, सवाल ये कि अगर ये रिफॉर्म होता है वन नेशन वन इलेक्शन का, तो क्या समाजवादी पार्टी इसका स्वागत नहीं करेगी? नहीं देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए समाजवादी पार्टी ऐसी सरकार पे रिफॉर्मिंग की बात पे विश्वास नहीं करती जिसका चरित्र दोहरा है, दोरंगा चरित्र है। मैं तो कहता हूं कम से कम एक बात करो, 19 में क्यों नहीं किया? अगर आपको यही रिफॉर्म करना था और देश को बेहतर बनाना था, क्यों 5 साल बर्बाद कर दिए? क्यों 5 साल में इतने चुनाव करवा डाले? 5 साल तो मोदी जी की सरकार थी, 14 से 19 तक। क्यों इतना पैसा बर्बाद हुआ? ठीक है। क्यों इतने चुनाव एक साथ अलग अलग कराए गए? तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की फाइनल बातें करेगी, कमेंट की तरफ करेगी जाना कुछ होगा। नहीं। फाइनल ये कमेंट स्पष्ट सबसे है। पहले संजीव जनता का नसीर जी खून फाइनल चूस कमेंट सकती है। दीजिएगा। देखिए प्रीति जी, देश के प्रधानमंत्री पूरी तरीके से अहंकार में भरे हुए हैं। जो देश के पार्लियामेंट के उद्घाटन में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को बाहर रख सकते हैं, तो विरोधी दलों का तो कहीं गिनती नहीं है। पूरी तरीके से विरोधी दलों को बिना कॉन्फिडेंस में लिए, बिना साथ मिलाए ऐसे रिफॉर्म्स की कल्पना करना भी संभव नहीं है। देश के प्रधानमंत्री कोई रिफॉर्म करने के मूड में नहीं है, वो सिर्फ डाइवर्ट करना चाहते ठीक हैं। है। अडानी पे जो भ्रष्टाचार के आरोप जिस तरीके से ठीक है। विदेशों में अखबारों में छपे हैं, उनसे डाइवर्ट करना चाहते हैं। चाइना देश के अंदर घुस चुका है, उससे डाइवर्ट करना चाहते हैं। मणिपुर की घटनाएं जितनी इनसे सवाल जल्दी जवाब से। होने वाले हैं, सुची उनसे विश्वास डाइवर्ट जी करने के फाइनल लिए सब- कमेंट। सुची फाइनल कमेंट दीजिए। हाँ, देखिए वक्तव्य दे देना, चाहे वो वन टैक्स वन नेशन हो, वन रैंक वन पेंशन हो, वन इलेक्शन हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वट एवर इट इज, अपने एजेंडा को ग्लोरीफाई करने के लिए अपने स्टेटमेंट को फ्लोट कर देना और अपने माध्यम से, इससे बेटर नहीं, इससे अच्छा है कि प्रधानमंत्री जी एक बार एड्रेस करें और कम से कम वो ये स्पष्ट करें कि भाई सीमाओं पर जो हमारे संकट हैं, जो चाइना है, जो स्थितियां देश की हैं, उस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो जाते जाते कर दें, क्योंकि अमृत काल नहीं है, विश काल है और स्पेशल सेशन ठीक ये है। एंड ऑफ द सेशन है। ठीक है मनोज यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, फाइनल कमेंट दीजिएगा। देखिए प्रीति जी, मैं इतनी बात कहूंगा कि इस देश को सिर्फ अगर बीजेपी सबसे बेहतर कुछ दे सकती है तो जनता का टैक्स का पैसा खून चूस की तरह ले सकती है, जनता को गिफ्ट में महंगाई दे सकती है और नौजवानों को बेरोजगारी दे सकती है और किसानों को उनकी लागत 3 गुना कर सकती है। इसके अलावा बीजेपी कुछ भी बेहतर नहीं सुदेश यादव जी फाइनल कमेंट। सुदेश वर्मा जी, बीजे भारतीय, हाँ जी, सॉरी final प्रीति जी, comment। आपने सुदेश यादव बोल दिया था नहीं शायद। नहीं सुदेश वर्मा मैं जी, सॉरी। कंफ्यूज हो गया था। हाँ जी, देखिए अगर जैसा 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 सुची विश्वास जी ने कहा कि विष काल है, तो मैं बता दूं, सुन लीजिए थोड़ा सा मेरी बात। अगर ये विष काल है तो मोदी जी वो शंकर हैं जो इस विष को पिएंगे और आपके लिए अमृत ही देंगे कि आप भारत की राजनीति अच्छे तरह से कर सकिए। और मैं आपको बता दूं, ये कौन से डिक्टेटरशिप आपकी थी।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ आए और साथ ही आपने देखा कि कैसे संसद के विशेष सत्र को बुलाने की बात जैसे ही संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से की जाती है, उसके बाद एक हंगामा सा मच जाता है, तमाम जो कयास हैं उनका दौर चढ़ पड़ता है। वैसे में ये कहा जा रहा है कि इस विशेष सत्र को बुलाने के पीछे शायद एक देश एक चुनाव कराने की मंशा बीजेपी की है, उस पर चर्चा हो सकती है और ये जो बिल है वो पारित किया जा सकता है। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7 और देखना न भूलें इंडिया का